चैप्टर 546 में उनसे ज्यादा बड़ा कुत्ता बन सकता हूँ। डैनी की बात सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपना हाथ जोर से खींचा और शिवांगी सीधा अनिरुद्ध के सीने से जा लगी। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसे डर लग रहा था। उसने आज से पहले अनिरुद्ध को ऐसे नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध का गुस्सा ही उसे मार देगा। वो आंखों में पानी लिए चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू मोती की तरह नीचे गिर रहे थे। लेकिन मजाल उसने अनिरुद्ध से कुछ भी कहा हो। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर तो शिवांगी अंदर तक सहम गई। वहीं अनिरुद्ध ने डैनी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, बस कीजिए पापा, उन लोगों को कितना सपोर्ट करेंगे। मेरी बहन यहाँ रोती रहे, उसके बच्चे को पेट में लेकर दुखी होती रहे और वो चाहता है कि उसकी बहन को मैं राजकुमारी की तरह रखूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात की कैसे लड़ा जाता है, तो मैं भी ऐसे ही लड़ूंगा जैसे रघुवंशी लड़ेंगे। मैं अकेला ही उन सारे भाइयों पर भारी हूँ। मुझे मत बताइए लड़ने की सीमा क्या होती है और क्या नहीं। अगर वो कुत्ते बन सकते हैं तो मैं उनसे ज्यादा बड़ा कुत्ता बन सकता हूँ। अगर मैं बिना किसी लालच के इस लड़की को ठीक कर सकता हूँ तो अपनी बहन के स्वाभिमान के लिए इस लड़की को मेंशन छोड़कर भी आ सकता हूँ। ये सुनकर कि अनिरुद्ध उसे मेंशन छोड़ आएगा, शिवांगी का रोना तेज हो गया। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो अनिरुद्ध से दूर नहीं जाना चाहती थी। अनिरुद्ध भी जानता था कि अगर शिवांगी उससे दूर हो गई तो शायद रो रो कर ही मर जाएगी। लेकिन फिलहाल तो अनिरुद्ध को अपनी बहन को ऐसे देखकर गुस्सा आ रहा था। आराध्या ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अपने आप को संभालते हुए बोली, अंडस्को, पापा सही कह रहे हैं भैया। इन सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं। इसे किस बात की सजा दे रहे हो? आप भी जानते हो शिवांगी आपके बिना नहीं रह पाएगी। अभिमान का गुस्सा इस पर मत निकालिए। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, अंडस्को, बस आराध्या, बहुत हो गया। अब मैं अभिमान को उसी की भाषा में समझाऊंगा। उसे क्या लगता है कि वो अमीर है तो हमारे साथ कुछ भी करेगा? जी नहीं, अरे उस कुत्ते को तो एहसान मानना चाहिए था कि मैंने उसकी बहन को कितने अच्छे से रखा और उसने मेरी ही बहन को घर से निकाल दिया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ खींचा और फ्लैट से निकल गया। वंदना और आराध्या दोनों ही रोने लगी। दोनों ने डैनी को देखा। डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और तभी आराध्या बोली, अंडस्को, पापा प्लीज भैया को समझाइए, ये सही तरीका नहीं है। भैया गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। प्लीज पापा, लड़ाई और बढ़ जाएगी। प्लीज भैया को रोकिए। डैनी ने आराध्या के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अंडस्को, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा कुछ नहीं बिखरने देंगे, कुछ भी नहीं। तुम बस खुद को संभालो। इतना कहकर उसने वंदना को आराध्या को संभालने का इशारा किया और वंदना ने भी आंसू पोंछकर आराध्या को अपने गले लगा लिया और डैनी भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे फ्लैट से निकल गया। वहीं अनिरुद्ध ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। गुस्से में शिवांगी को खींचता हुआ सीढ़ियों से ही नीचे आ रहा था। 7 मंजिल तक वो शिवांगी को ऐसे ही खींचता हुआ ले आया। इस बीच शिवांगी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अनिरुद्ध से कुछ कह दे। रो रही थी, डर रही थी, कांप रही थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध को कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध अगले ही पल शिवांगी को खींचता हुआ अपनी बाइक के पास ले आया। उसने बाइक से हेलमेट उतारे और गुस्से में वहीं फेंक दिए और खुद बाइक पर बैठकर शिवांगी को देखकर गुस्से में बोला, अंडस्को, बहुत शौक है ना तुम्हें ब्रूम ब्रूम पर चलने का? आज तुम्हारा सारा शौक पूरा कर देता हूँ। आज तुम्हें आखिरी बार अपनी बाइक पर बैठा रहा हूँ। उसके बाद बैठना अपने भाई की लग्जरी गाड़ी में, वही तुम्हें संभालेगा। तुम्हारे पागलपन को, तुम्हारी बेवकूफियां वही सहेगा। मैं कोई तुम्हारे भाई का नौकर नहीं हूँ। शिवांगी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। अब तो वो हिचकियां लेने लगी थी। एकदम सुन खड़ी हुई अनिरुद्ध को देख रही थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सपना देख रही है। अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी और अनिरुद्ध उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर कर कहेगा, गुड मॉर्निंग तितली। लेकिन ये सपना नहीं था। सच में अनिरुद्ध के अंदर इतना ही गुस्सा था जो आज बाहर निकल रहा था। शिवांगी को ऐसे खड़ा देखकर अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं देता, बैठो बाइक पर। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कलाई पकड़ी, अपनी तरफ खींचा और एक एक शब्द को चबाते हुए बोला,
अंडरस्को मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा और लाश लेकर जाऊंगा मेंशन। चाहती हो मैं तुम्हें जान से मार दूं? नहीं ना तो चुपचाप बैठो। शिवांगी डरते डरते अनिरुद्ध की बाइक पर बैठ गई। पहले ऐसे कभी नहीं बैठी थी, बहुत खुश होकर बैठी थी, अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रही थी। लेकिन आज उसका मन बाइक पर बैठने का नहीं था। वो जानती थी आज अनिरुद्ध उसे छोड़ देगा और वो अनिरुद्ध से दूर नहीं जाना चाहती थी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर वहां से चला गया। बारिश हो रही थी, दोनों भीग रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिवांगी के अंदर आज इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अनिरुद्ध के कमर पर अपना सिर रख ले। उसने तो अनिरुद्ध को पकड़ भी नहीं रखा था। उसे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध उसका गुस्सा वैसा का वैसा ही था जो अभिमान ने आराध्या के साथ किया था। अनिरुद्ध भी अभिमान को हराने के लिए शिवांगी के साथ ऐसा ही कर रहा था। लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी को गाली नहीं दी थी, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई थी, उससे झगड़ा नहीं किया था। वो अलग बात है गुस्से में कड़वे शब्द कहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिमान ने नीच हरकत की थी। अगर अभिमान अनिरुद्ध की बहन के साथ इज्जत से पेश आता तो अनिरुद्ध शिवांगी को पलकों पर बिठाकर रखता। ये सब कुछ जो भी किया था वो अभिमान ने किया था। अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी, उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतर गई। अनिरुद्ध ने एक बार फिर शिवांगी का हाथ पकड़ा और शायद इस बार आखिरी बार पकड़ रहा था। वो डिसाइड कर चुका था कि वो अपनी जिंदगी में शिवांगी को शामिल नहीं करेगा। अनिरुद्ध खींचता हुआ शिवांगी को मेंशन के अंदर लेकर आया और उसने शिवांगी को लगभग बुरी तरह धकेलते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ छोड़ा और वो लड़खड़ा गई और सीधा अभिमान के पैरों के पास जाकर गिरी। अभिमान गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध ने अभिमान के बोलने से पहले ही चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को देखा तुमने, मैंने तुम्हारी बहन का हाथ छोड़ा और वो कुछ सेकंड भी खुद को संभाल नहीं पाई, तो जरा सोच अब तेरी बहन का क्या होगा। तुझे क्या लगता है तू मेरी बहन को बेइज्जत करेगा, उसे घर से निकाल देगा, उसके बच्चे को गाली देगा और मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखूंगा। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया ना, उसे सूद समेत तुझे वापस दूंगा। अभिमान ने अपनी बहन को उठाया, उसकी हालत देखी तो अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गुस्से में आराध्या के साथ वो सब कुछ कर तो दिया, लेकिन जब अपनी बहन पर बीती तब जाकर अभिमान के अंदर थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ा सा पछतावा और थोड़ा सी समझदारी ने जन्म ले लिया। उसने अपनी बहन को सीने से लगाया और अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है तू मेरी बहन को छोड़ देगा तो मेरी बहन मर जाएगी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने हंस कर कहा, अंडरस्को हाँ मर जाएगी, यकीन नहीं आता तो शिवांगी से पूछ लो। ये पहली बार था जब अनिरुद्ध ने शिवांगी को शिवांगी कहा था, वरना तो हमेशा तितली मेरी तितली यही कहकर बुलाता था। और अनिरुद्ध के मुंह से शिवांगी सुनकर शिवांगी का दिल और ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। अनिरुद्ध ने फिर से हंसकर कहा, अंडरस्को ताकि अभिमान अंदर तक जल जाए, तेरी बहन मेरे बिना रह नहीं सकती। उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर वक्त मैं इसके साथ होता हूँ, मेरे बिना जी नहीं पाएगी। ये सुनकर अभिमान का खून खौल गया। उसने शिवांगी को खुद से दूर किया और अगले ही पल अनिरुद्ध को खींचकर एक पंच मार दिया। अनिरुद्ध तो जैसे चाहता ही ये था कि अभिमान उस पर हाथ उठा दे। अनिरुद्ध ने भी अभिमान के कॉलर पकड़े और वही पिलर पर लगा दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ना तो अभिमान पीछे हटने के लिए तैयार था और अनिरुद्ध उसके अंदर तो बचपन से लेकर अब तक का जो गुस्सा था वो आग बनकर बाहर आ रहा था। शिवांगी ये सब देखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था सच में शिवांगी मर जाएगी। कुछ ही घंटे में उसने क्या कुछ नहीं देख लिया था। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अनिरुद्ध और अभिमान को रोक ले। वो तो चुपचाप डरी सहमी सी सोफे के पास खड़ी हुई थी, आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही लड़ते लड़ते गार्डन में आ गए। वहां 2-3 गार्ड खड़े हुए थे जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक दे। यहाँ तक कि घर के 2-3 नौकर भी बाहर आ गए और वो भी लड़ाई देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अभिमान ने अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर एक पंच मारा और बोला, अंडरस्को साले तू जैसा है वैसे ही तेरी बहन है, एक नंबर के घटिया। पता नहीं पापा को तुम लोगों पर इतना तरस क्यों आता है।
तेरे माँ बाप को पापा ने ढूंढ कर दे दिया तो फिर रहो अपने माँ बाप के पास, मेंशन की प्रॉपर्टी पर नजर क्यों गड़ाए हुए हो। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया, उसने भी अभिमान के मुंह पर खींचकर एक पंच मारा और बोला, अंडस्को, कुत्ते जैसी तेरी सोच है ना, तुझे तो पेड़ से बांध कर रखना चाहिए, तेरा कुछ पता नहीं तू किस पर भौंकने लगे। तेरे जैसा कमीना बेटा पैदा होने से अच्छा था अंकल के कोई बच्चा ही ना होता। कहाँ वो देवता समान आदमी और कहाँ तू एक नंबर का घटिया बदतमीज और कुत्ता आदमी। वो दोनों डाल रहे थे और तभी मेंशन में 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। शायद सीनियर रघुवंशी वापस आ गए थे। शिवाय जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे ये तो उम्मीद थी कि अनिरुद्ध अभिमान में शायद ही कभी बने, लेकिन वो एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, ये शिवाय नहीं जानता था। शिवाय आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहा था। इतने में दिव्यांश, राजवीर और हर्षवर्धन भी गाड़ी से उतर गए। उनकी आंखें भी इतनी ही फटी हुई थी जितनी शिवाय की। सीनियर रघुवंशी जल्दी से उन दोनों के पास गई। शिवाय और दिव्यांश ने अनिरुद्ध को पकड़ा और हर्षवर्धन राजवीर ने अभिमान को। अभिमान चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, छोड़ो, दो बड़े पापा, आज इसे इसकी औकात याद दिला देता हूँ। खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है। अभी मैंने इसे ढंग से पीटा नहीं, जब तक इसकी हड्डियां नहीं चटका देता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, छोड़िए मुझे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, छोड़िए अंकल, छोड़िए, आपने अपने बेटे को बचपन में थप्पड़ मार दिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। खुद को समझता क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या इसका लेकर खाता हूँ। इसे उस दौलत का घमंड है जो उसकी है ही नहीं। अरे मैं तो 20 साल बिना बाप के रहा हूँ, तेरे साथ तो शिवाय अंकल साई की तरह रहे और तू इस बात का घमंड दिखाता है। आर्या, हीर, रूही और दृष्टि चारों शिवांगी के पास चली गई थी, उसे संभाल रही थी। शिवांगी तो आज संभाले नहीं संभल रही थी। हीर ने कसकर शिवांगी को अपने सीने में समेट लिया, लेकिन शिवांगी, आज अगर अनिरुद्ध चला जाएगा तो शायद उसकी सांसें भी चली जाएगी। शिवाय ने दोनों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, आखिर हुआ क्या है, तुम दोनों को क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। थोड़ी भी तमीज नहीं है, रघुवंशी मेंशन में खड़े हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखो, थोड़ा तो ये सोचो कि तुम दोनों एक दूसरे के जीजा साले लगते हो। इतने में अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, कौन से जीजा साले अंकल, आपके बेटे ने तो मेरी बहन को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। अरे अपने ही बच्चे को गाली दे दी, अपने ही बच्चे को पाप का नाम दे दिया। सही बताऊं अंकल, ऐसे बेटे से तो आप बे औलाद रह जाते, बहुत अच्छा था। अनिरुद्ध के मुंह से ये सुनकर शिवाय सुन हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध के मुंह से ये सब भी सुनेगा। इतने में अभिमान ने भी चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, अबे चल, तेरी बहन ना जाने कितनों के साथ सोती है। अभिमान ने यही कहा था कि खींचकर एक चांटा अभिमान के गाल पर लगा। वो चांटा किसी और ने नहीं, डैनी ने मारा था। चैप्टर 547, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। डैनी ने जैसे ही अभिमान को थप्पड़ मारा, अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। एक सेकंड के लिए गार्डन में सन्नाटा पसर गया। बारिश रुक चुकी थी, सब आंखें फाड़े डैनी को ही देख रहे थे। आज से पहले तो किसी ने भी डैनी के अंदर इतना गुस्सा नहीं देखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी भी शिवाई को ब्लेम नहीं किया था। हालांकि वो अपने बच्चों से 18 साल दूर रहा, अपनी वंदना से 18 साल दूर रहा, अपनी जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद भी उसे रघुवंशी मेंशन ने दिया क्या, उसकी ही बेटी पर लांछन लगा दिया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ने अभिमान को छोड़ दिया। शिवाय और दिव्यांश ने भी अनिरुद्ध को छोड़ दिया। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही डैनी ने अनिरुद्ध को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडस्को, बस बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा और शिवाय सुनेगा और शिवाय को जवाब देना होगा। इतना कहकर उसने शिवाय की तरफ देखा और शिवाय ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। क्या करता शिवाय, सब कुछ संभालता संभालता थक गया था। डैनी शिवाय के सामने जाकर कहा, अंडस्को, शिवाय, तुमने सुना ना तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, या मैं दोबारा दोहराऊं। शिवाय ने एक नज़र डैनी को देखकर ना में ही गर्दन हिला दी, जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि इतने गंदे शब्द कहने की जरूरत नहीं है। डैनी गुस्से में बोला, अंडस्को, क्यों दोबारा क्यों नहीं सुन सकते,
मैंने तो सुना अपनी बेटी के बारे में जो तुम्हारे इस नालायक बेटे ने कहा। डैनी ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ चाचू, अब कहाँ गए रघुवंशी परिवार के संस्कार? क्या अपने घर के बेटे को इतने भी संस्कार नहीं दिए कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, उसकी गर्दन भी झुक गई। आज अभिमान ने डैनी के दुखती रग पर हाथ रख दिया था। डैनी नहीं चाहता था कि वो अपने पास्ट का ताना शिवाय को दे, लेकिन अभिमान ने डैनी को ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। डैनी अभिमान के सामने गया और उसे गुर्राते हुए बोला, अंडरस्को, किसकी बेटी को चरित्रहीन बोल रहे हो? मेरी बेटी को जानते भी हो उसे किस माँ ने जन्म दिया है? वंदना ने, उस औरत ने जिसने मेरे इंतजार में कई साल निकाल दिए, उसकी बेटी है, जिसने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया, और तुम मेरी बेटी को चरित्रहीन कह रहे हो? वंदना पागल हो गई, लेकिन उसने अपने करीब किसी को आने नहीं दिया। और जानते हो मेरी वंदना पागल क्यों हुई? तुम्हारे बाप शिवाय की वजह से। जैसे ही डैनी ने ये बात कही, शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू का एक बूंद उसकी आंख से गिर गया। बिजली कड़कने लगी। एक बार फिर बारिश आ गई, लेकिन सब वहीं खड़े हुए थे। किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवाय जानता था आज डैनी का दबा हुआ दर्द बाहर आएगा। आखिर उसी के अभिमान ने डैनी के स्वाभिमान को ठेस जो पहुंचा दी। डैनी ने गुस्से में सीनियर रघुवंशी को देखा, लेकिन किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। डैनी शिवाय के सामने गया और बोला, अंडरस्को, क्या हुआ शिवाय, आज हिम्मत नहीं है सुनने की? तुम्हारा बेटा इतनी देर से बकवास किए जा रहा है। मेरी बेटी को धक्के देकर घर से निकाल दिया, उसके बच्चे को गाली दे दी। अरे अगर इसे मेरी बेटी घटिया और चरित्रहीन लगती है, तब भी इसे उसे इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर की बेटी को मेरे बेटे ने सिर आंखों पर बिठाकर रखा, जबकि वो चाहता तो किसी भी सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ सकता था, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए शिवांगी को दुनिया से बचाकर सीने से लगाए रखा, और तुमने मेरी ही बेटी को घर से निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। शिवाय कुछ नहीं बोला, गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। डैनी ने आगे कहा, अंडरस्को, अपने बेटे को बताते क्यों नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरे बच्चे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गए, मेरी वंदना पागल हो गई। तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी मैंने एहसान माना कि तुमने मेरे बच्चे को संभाल लिया, मेरी वंदना को मुझे वापस दे दिया, मुझे उस रणविजय सिंह राणा की कैद से छुड़ा लिया। लेकिन तुम लोगों ने एहसान के बदले मुझे क्या दिया? मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हारे परिवार को अपनाया, और तुमने क्या किया? मेरी मासूम सी बच्ची को घर से निकाल दिया, वो भी उस पर चरित्रहीन का दाग लगाकर, जबकि तुम्हारा खुद का बेटा शादीशुदा है। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। इस बार अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने दिल से तुम्हारी बेटी को अपनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बेटी तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और थी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि इस बार हर्षवर्धन ने एक थप्पड़ अभिमान के गाल पर मारा और बोला, अंडरस्को, जब बड़े बात करते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते। तुम जितना बर्बाद कर सकते हो तुमने बर्बाद कर दिया। कम से कम अब तो चुप हो जाओ, कम से कम अब तो उसकी बेटी को कुछ मत कहो, कम से कम उसकी बात तो सुनो। एक बात याद रखना अभिमान, अगर किसी बाप को दुखी करोगे तो उसकी बद्दुआ लगेगी, उसकी हाय लगेगी। जिंदगी भर खुशियों की तलाश में भटकोगे तब भी खुशी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। अभिमान चुप हो गया। इतने में हर्षवर्धन ने डैनी को देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को, डैनी, मैं माफी मांगता हूँ। आराध्या को हम वापस ले आएंगे, उसे अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे, लेकिन ये तो मैं भी जानता हूँ मेरा अभिमान शादीशुदा नहीं है, वो जो करता है सबके सामने करता है। डैनी ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को, चाचू, मैं कैसे मान लूं कि आपका अभिमान सच बोल रहा है? सच तो मेरी बेटी भी बोलती है। तुम्हारे बेटे ने माना नहीं ना, तो मैं कैसे मानूं कि अभिमान सच्चा है? क्योंकि वो रघुवंशी खानदान का बेटा है इसलिए वो सच्चा हो गया, और आराध्या एक बॉडीगार्ड की बेटी है इसलिए वो झूठी हो गई। अब हर्षवर्धन भी कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था वो डैनी को कैसे शांत करे। इतने में डैनी ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, मैंने जो 18 साल तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिए, क्या तुम मुझे मेरे 18 साल लौटा सकते हो? तुम्हारा बेटा मेरे बच्चों को ताने मारता है ना?
तो अपने बेटे को कभी बताया नहीं कि डैनी तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़कर चला गया था। उसे कभी बताया नहीं कि उस रात अगर मैं नहीं जाता तो आज अनिरुद्ध नहीं अभिमान अनाथ होता। ये सुनकर अनिरुद्ध अभिमान दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने डैनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को पापा, क्या आप हमसे दूर शिवाय अंकल की वजह से हुए थे? डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर हाँ गर्दन हिलाई और बोला, अंडस्को हाँ, शिवाय अंकल की वजह से ही मैं तुम लोगों से दूर हो गया। शिवाय अंकल की वजह से तुम भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। शिवाय अंकल की वजह से ही वंदना पागल हो गई। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब शिवाय अंकल की वजह से हुआ और अब भी रघुवंशी परिवार का मन नहीं भरा तो अभिमान हमारी इज्जत उछालने के पर उतारू हो गया। अनिरुद्ध से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अगले ही पल शिवाय के कॉलर पकड़ लिए। वो कॉलर जिसे पकड़ने की इजाजत आर्या को भी नहीं थी। वो कॉलर नहीं थे, शिवाय का घमंड था, उसका एटीट्यूड था, उसका अभिमान था, उसका स्वाभिमान था, उसकी इज्जत थी, लेकिन आज वो अनिरुद्ध के हाथों में थी। अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवाय को वहीं गाड़ी पर लगा दिया और बोला, अंडस्को अंकल, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। आपकी वजह से मैं और आराध्या अनाथ हो गए। आपकी वजह से मैं चाय की स्टॉल पर काम करने लगा। अपनी पीठ पर अपनी छोटी बहन को टांगे लोगों को चाय देता था और तो और अभिमान से ताने भी सुनता था। लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि मैं अनाथ आपकी वजह से हुआ हूँ। पर आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। शिवाय तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहा था। आज उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद ये तूफान तो थम भी जाता, लेकिन अब जो शिवाय के मन में तूफान पनप रहा था वो अब कभी नहीं थमता। शिवाय के कॉलर उसके लिए सब कुछ थे और आज वो एक ऐसे लड़के ने पकड़ लिए जिसे शिवाय अपने बच्चों से भी बढ़कर समझता था। शिवाय के कॉलर अनिरुद्ध ने पकड़े ही थे, अभिमान से देखा नहीं गया और वो जल्दी से आया। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अनिरुद्ध से भी रहा नहीं गया, उसने दिया एक पंच, अभिमान के मुंह पर जड़ दिया। दोनों इससे ज्यादा लड़ते उससे पहले ही सीनियर रघुवंशी ने दोनों को पकड़ लिया। अभिमान चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को साले, मेरे पापा का कॉलर पकड़ेगा, मेरे पापा को मारेगा। कुत्ते कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का कॉलर पकड़ने की? भूल गया सड़कों पर पड़ा था तू। मेरे पापा ने तुझे पढ़ा लिखा कर इंसान बना दिया, वरना तू जानवर ही रहता। अनिरुद्ध भी कम नहीं था, वो भी चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को तेरे बाप की वजह से ही तो सड़क पर आया था। तेरे बाप की वजह से ही तो दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर हो गया था। तेरे बाप की वजह से ही तो मेरी माँ पागल हो गई। तेरे बाप की वजह से ही मेरे पापा कैद में रहे। तेरे बाप को तो मैं जान से मार दूंगा। शिवाय तो एक लंबी सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अनिरुद्ध के मुंह से ये सब सुनेगा। शायद अभिमान के मुंह से सुनता तो उसे इतना दुख ना होता, लेकिन अनिरुद्ध के मुंह से सुन रहा था, इसलिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने एक सेकंड के लिए अपने दिल पर हाथ रख लिया, लेकिन शिवाय इतना कमजोर नहीं था। उसने स्टिकली अपने जज्बातों को हैंडल कर लिया। इतने में हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को पागल हो गए हो सब? अकल नहीं है? छोटे बच्चे हो क्या? जानवर भी इतनी बुरी तरीके से नहीं लड़ते जितने तुम लड़ रहे हो। कम से कम इतना तो लिहाज करो कि यहाँ तुम्हारे बड़े खड़े हैं। इतना कहकर हर्षवर्धन अभिमान के सामने गया और गुर्राते हुए बोला, अंडस्को तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है? वो मेरे सामने किसी को उल्टा सीधा बोल दे और तुम हो कि मेरे सामने अनिरुद्ध पर हाथ उठा रहे हो। अभिमान तो अभी भी किसी शेर की तरह सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था अगर उसे राजवीर ने छोड़ दिया तो अनिरुद्ध को आज ही जान से मार देगा। हर्षवर्धन ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, अंडस्को कम से कम तुम तो शर्म करो। तुम्हें तो हमने कभी अभिमान से कम नहीं समझा। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को क्यों करूं शर्म? मेरा बचपन खराब कर दिया, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मेरी बहन को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया और अब आप चाहते हैं कि शर्म भी मैं ही करूं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा शर्म। अब तो लड़ाई करूंगा। बहुत घमंड है ना कि तुम लोग अमीर हो और मैं गरीब हूँ। अभी अमीर गरीब का फैसला मिटाकर रहूंगा।
अभिमान के बेइज्जती का हिसाब करूंगा, एक एक करके इसे वो सब कुछ वापस करूंगा जो इसने मुझे दिया है। देव सरगम की शादी में भी इसने मेरी छत पर बहुत इंसल्ट की थी। मैं बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी उल्टा सीधा काम करना पड़े, लेकिन अब तुम लोगों को हरा कर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत सह लिया मैंने और मेरी बहन ने, बहुत सह लिया मेरे पापा और माँ ने, अब और नहीं, अब तो लड़ाई आर पार की होगी। अभिमान रघुवंशी, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर, इन्हीं पैसों में आग लगाऊंगा। वक्त किसी का सगा नहीं होता, अभिमान तो तेरा सगा कैसे होगा? तूने जिया नहीं है ना वो लम्हा जो मैंने जिया है, तूने भूखे रहकर देखा नहीं है ना, मैंने देखा है एक एक रोटी के लिए हम भाई बहन तरसते थे। तुझे भी वहां तक लेकर आऊंगा जब तू खाने के लिए तरसेगा, जब तुझे समझ आएगा कि मैं और मेरी बहन ने क्या कुछ झेला है, वो भी तेरे बाप की वजह से। कहते कहते अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। आज उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली थी, वरना वो ज्यादातर अभिमान को इग्नोर ही करता था, और जब से अभिमान की शादी आराध्या से हुई थी तब से तो उसने अभिमान की बातों का जवाब देना छोड़ ही दिया था। लेकिन एक बार फिर अभिमान ने अनिरुद्ध की दुखती नस पर हाथ रख दिया। डैनी ने अनिरुद्ध के गालों पर हाथ रखा और नम आंखों से बोला, अंडरस्को, चलो अनिरुद्ध, हम कौन होते हैं सजा देने वाले, इन्हें सजा भगवान देगा, और कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अब तो घर की औरतों की आंखों में भी पानी आ गया, खासकर हीर की आंखों में। उसे तो अपने कान्हा पर बहुत विश्वास था, लेकिन आज डैनी जिस विश्वास के साथ ये बात बोल रहा था, हीर का विश्वास भी डगमगा गया। चैप्टर 548 मेरा खुद का बेटा नालायक है। बारिश रुक गई थी और साथ ही साथ कुछ रिश्ते भी हमेशा के लिए थम गए थे। डैनी ने एक बार पलटकर शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, चलता हूँ शिवाय सर, उम्मीद करता हूँ आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा, आप अपनी बेटी को संभाल लेना। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध की आंखों में भी पानी आ गया। डैनी की आंखें तो पहले ही नम थी, अपने बेटे की आंखों में पानी देखकर उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। अनिरुद्ध अपने पापा को संभालता हुआ बोला, अंडरस्को, चलो पापा, ये लोग कभी हमारे दिल की हालत नहीं समझेंगे। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था, लेकिन पता नहीं शिवाय अंकल ने आराध्या को क्या समझा दिया कि वो शादी के लिए जिद पर आ गई। कहता हुआ अनिरुद्ध अपने पापा को संभालता हुआ मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगा। फिर उसकी नज़र उस बाइक पर गई जिसे शिवाय ने अनिरुद्ध को गिफ्ट किया था। उस बाइक को देखकर अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया। उसने जोर से लात बाइक में मारी और बाइक धड़ाम से मेंशन के गार्डन में गिर पड़ी। गिरते ही उसका पेट्रोल बाहर आ गया। अनिरुद्ध ने जेब से लाइटर निकाला और जलाकर बाइक पर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में बाइक धूम धूम करके जलने लगी। जैसे जैसे बाइक चल रही थी वैसे वैसे पूरी रघुवंशी फैमिली आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अनिरुद्ध ने एक बाइक जलाई थी, लेकिन शिवांगी के अरमान जल गए थे। कितनी प्यारी थी शिवांगी को वो बाइक, उसकी ब्रूम ब्रूम उसकी आंखों के सामने जल रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पाई। रघुवंशी फैमिली बाइक के इस तरफ खड़ी थी और अनिरुद्ध और डैनी बाइक के उस तरफ। अनिरुद्ध गुस्से में रघुवंशी फैमिली को देख रहा था। उसकी नज़र शिवांगी पर गई। शिवांगी नाम नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद अनिरुद्ध उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन अब अनिरुद्ध अपने सारे इमोशंस को उस बाइक में जलाकर भस्म कर चुका था। उसने शिवांगी से नज़र फेर ली और शिवांगी ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी जान निकल गई हो। उसने अपना चेहरा हीर के आंचल में छुपा लिया और हीर ने भी शिवांगी पर अपनी बाहें कस दी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर जलती हुई बाइक को देखकर कहा, अंडरस्को, शिवाय अंकल, हमारे और आपके बीच में जितने भी इमोशंस थे, जितनी भी अच्छी बातें थी, जो कुछ भी था, मैं आज वो यही जला कर जा रहा हूँ। आज से बस दुश्मनी होगी, मैं निभाऊंगा दुश्मनी, मरते दम तक निभाऊंगा, ये वादा है अनिरुद्ध का। रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को देख रही थी, चाह कर भी कुछ कह नहीं पाए। अनिरुद्ध अपने पापा को लेकर वहां से चला गया और पूरी रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को जाते हुए देख रही थी। शिवाय के दिल से आवाज आई, अंडरस्को, ये शौर्य नहीं है जो मुझे माफ कर देगा। उसके जाते ही शिवाय कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। दिव्यांश अपने भाई के पास गया और बोला, अंडरस्को, शिवाय मेरी बात सुन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवाय कुछ बोला नहीं।
शिवाय को ऐसे देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली की आंखें एक बार फिर नम हो गई। आर्या की भी जान निकल रही थी। दिव्यांश ने एक बार फिर शिवाय की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, शिवाय मेरी बात सुन, हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मैं जाऊंगा डैनी से माफी मांगने। शिवाय कुछ नहीं बोला। राजवीर आगे आया। उसने शिवाय के सामने जाकर कहा, शिवाय दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम बात करेंगे। अभी उसका दिमाग गर्म था, इसीलिए वो ये सब बोलकर चला गया। सब ठीक हो जाएगा। हम आराध्या को इज्जत के साथ वापस ले आएंगे। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र मत कर। शिवाय तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार शिवाय ने एक नज़र राजवीर को देखा और एक बार दिव्यांश को और बोला, वो अनिरुद्ध है, शौर्य नहीं। शौर्य ने मुझे माफ कर दिया था। अनिरुद्ध अभिमान को माफ नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने शौर्य की बहन को बहुत प्यार किया, उसकी केयर की, उसे ठीक किया, उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। जैसे अनिरुद्ध ने शिवांगी की बिना किसी स्वार्थ के मदद की, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन मेरा तो एक स्वार्थ जुड़ा हुआ था कि ये सब करने से शौर्य मुझे माफ करेगा, पर अनिरुद्ध का तो कोई स्वार्थ भी नहीं था। वो लड़का गलत नहीं है, लेकिन अगर वो लड़का गलत नहीं है तो गलत कौन है? इतना कहकर शिवाय ने अभिमान को देखा। अभिमान अपने पापा को ही देख रहा था और शायद अब उसे महसूस भी हो रहा था कि उसने गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी। शिवाय ने एक बार फिर दिव्यांश और राजवीर को देखकर कहा, बताओ ना तुम दोनों, अगर अनिरुद्ध गलत नहीं है तो गलत कौन है? वो लड़का तो गलती करता ही नहीं, तो फिर गलती करता कौन है? राजवीर ने इस बार शिवाय के गाल पर हाथ रखा और बोला, शिवाय हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सॉल्व नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि डैनी ने इस बार बद्दुआ दे दी। डैनी के 18 साल मेरी वजह से खराब हुए। वंदना 18 साल मेरी वजह से पागल खाने में रही। वो दोनों बच्चे अनाथ मेरी वजह से हो गए थे। इस बार मेंशन को बद्दुआ लग कर रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जानते हो राजवीर, ये सब किसकी वजह से हुआ? इतना कहकर शिवाय ने एक बार फिर अभिमान की तरफ देखा और हाथ फैलाकर चिल्लाते हुए कहा, इस नालायक की वजह से। ये सुनते ही अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बचपन से चाहता था कि उसके पापा बस उसके रहे और इसी फीलिंग्स की वजह से वो इतना सब कुछ करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, और आज शिवाय ने ही उस पर उंगली उठा दी। शिवाय का खून खोलने लगा। वो एक कदम अभिमान की तरफ बढ़ा तो उसे राजवीर ने पकड़ लिया। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ राजवीर, इस नालायक की वजह से अनिरुद्ध मेरे कॉलर पकड़ कर गया। वो कॉलर जिसे पकड़ने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, और इसकी वजह से वो मेरे अभिमान, स्वाभिमान, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिलाकर चला गया। वो भी घटिया लड़के की वजह से। इसे क्या कुछ नहीं दिया मैंने, इज्जत, शोहरत, सेटअप, बिजनेस, सब कुछ, और इससे एक लड़की की इज्जत नहीं हुई। सच तो कहा डैनी ने, अगर आराध्या चरित्रहीन भी थी तब भी इसे उसका ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारी शिवांगी का ख्याल रखा। लेकिन इसने तो अपने ही बच्चे को गाली देकर घर से निकाल दिया। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपने पापा के गुस्से को देख रहा था। आज तक शिवाय ने अभिमान की हर जिद को हंसकर सुना था, लेकिन आज जो अभिमान ने किया वो माफी लायक नहीं था। राजवीर ने एक बार फिर शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय मेरी बात सुन। शिवाय तू गुस्से में है, तू गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। शांति से इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। डैनी बहुत अच्छा है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगा। मैं जाऊंगा ना उसके पास, मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय एक बार फिर अभिमान की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, ये कुछ ठीक होने ही नहीं देगा। सही कहा अनिरुद्ध ने, इसके जैसी औलाद पैदा होने से तो मैं बेऔलाद ही रहता, वही सही था। ये सुनकर आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंसू टप टप करके जमीन पर गिरने लगे, यहाँ तक कि एक आंसू अभिमान का भी टपक गया। राजवीर ने एक बार फिर शिवाय को संभालते हुए कहा, शिवाय प्लीज शांत हो जाओ। शिवाय, ये तरीका नहीं है बात करने का। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, छोड़ राजवीर, छोड़ दे।
इसकी माँ हमेशा कहती थी एक दिन ये मेंशन में तूफान लेकर आएगा। एक तूफान तब लेकर आया था जब उस बच्चों की जिंदगी खराब कर दी थी, और एक तूफान आज लेकर आया है जिसमें सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस कुत्ते को लगता है रिश्ते संभालना इतना आसान है। इस छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं है। अगर इसके और आराध्या के बीच कुछ हुआ भी था तो ये इंतजार कर सकता था हम सबके घर आने का, लेकिन इसने इंतजार नहीं किया, खुद ही चौधरी बन गया और उस बच्ची को घर से निकाल दिया। राजवीर ने कहा, अंडस्को शिवाय समझने की कोशिश कर, एक गलती डैनी कर रहा है, एक गलती तू करेगा। शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने राजवीर से अपनी पकड़ छुड़ा ली और उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को मैं गलती नहीं करूंगा बल्कि अपनी गलती सुधारूंगा। इसने कसम खा रखी ये मेरी बेइज्जती करवा के मानेगा। अरे करवा के क्या मानेगा, इसने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। शिवाय अंकल शिवाय अंकल शिवाय अंकल कहते कहते अनिरुद्ध का मुंह नहीं दुखता था और आज वो लड़का मेरे कॉलर पकड़कर चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा खुद का बेटा नालायक है। इतना कहकर शिवाय अभिमान के सामने गया और बिना देरी किए उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। बेचारा अभिमान 3 थप्पड़ खा चुका था। शिवाय अभिमान को एक और थप्पड़ मारता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने शिवाय का हाथ पकड़ लिया और बोला, अंडस्को शिवाय बस बहुत हो गया। मैं भी मानता हूँ अभिमान ने गलती की, लेकिन इसे मारने से गलती सुधार नहीं जाएगी। अभिमान अभी बच्चा है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। शिवाय ने अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को बच्चा नहीं है, अभिमान 25 साल का सांड है और आप कह रहे हो कि इससे गलती हो गई। किसी भी डील को एक ही मीटिंग में क्रैक कर लेता है और आप कह रहे हो कि ये बच्चा है। देखा ना आपके बच्चे ने क्या किया और आप अभी भी इसे बचा कह रहे हो। बस बहुत हो गया चाचू, अभी ये इस घर में नहीं रहेगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान भी आंखें गड़ाए अपने पापा को देख रहा था। अगले पल शिवाय ने अभिमान का कॉलर पकड़ा, उसे खींचते हुए मेंशन से बाहर ले जाने लगा। सब शिवाय को समझ रहे थे, लेकिन शिवाय ने सोच लिया था कि अब वो अभिमान को घर में नहीं रखेगा। शिवाय अभिमान को खींचता हुआ बोला, अंडस्को चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे बेटे की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी छोटे बच्चे को गोद ले लेता, कम से कम वो मेरा एहसान तो मानता कि मैंने उसकी जिंदगी बना दी। लेकिन तूने तो अपने बाप की इज्जत रोड पर लाकर खड़ी कर दी। चल निकल यहाँ से, मैं अब तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। हर्षवर्धन शिवाय को समझा रहा था, लेकिन शिवाय आज किसी की सुनने वाला नहीं था। राजवीर बोला, अंडस्को शिवाय समझने की कोशिश कर, चाचू सही कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आखिर हमें अभिमान की बात भी तो सुननी चाहिए, क्या पता इसके और आराध्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को जो कुछ भी हुआ हो मैं नहीं सुनना चाहता और ना ही मुझे अब इस लड़के की शक्ल देखनी है। इतना कहकर उसने अभिमान को खींचा, लेकिन इस बार हर्षवर्धन ने अभिमान को दूसरी तरफ से कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, अंडस्को या तो इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने अभिमान की बाजू छोड़ दी और ये देखकर अभिमान भी हैरान हो गया। शिवाय ने अगले ही पल अभिमान को मेंशन के बड़े से गेट से बाहर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को आज के बाद मुझे तू दिख मत जाइयो, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। अनिरुद्ध तो तुझे बाद में मारेगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा, चला जा यहाँ से। इतना कहकर शिवाय ने दरवाजा बंद कर दिया और अभिमान ऐसे ही उस धीमी धीमी बारिश में भीगता रहा। शिवाय ने दरवाजा बंद ही किया था कि हीर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को शिवांगी शिवांगी। लेकिन शिवांगी कोई जवाब नहीं दे रही थी। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को साहब शिवांगी बेहोश हो गई। ये सुनकर शिवाय ने भी पलटकर शिवांगी को देखा। इतने में अभिमान ने दरवाजा बजाते हुए कहा, अंडस्को पापा प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज पापा प्लीज अंदर आने दीजिए, मुझे शिवांगी के पास जाना है। शिवाय ने पलटकर अभिमान को देखा और बोला, अंडस्को अभिमान चला जा यहाँ से, वरना मैं सच कहता हूँ मेरे हाथों से खून हो जाएगा। वो बच्ची मर भी जाएगी ना तो भी मैं तुझे उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू
ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने आराध्या को घर से निकालते हुए एक पल नहीं सोचा कि हमारी शिवांगी का क्या होगा। कर्म पलटकर वापस आता है, अभिमान और तेरा तो 2 घंटे में ही पलटकर वापस आ गया। चला जा यहाँ से, वरना एक बाप के हाथों बेटे की मौत हो जाएगी। चला जा यहाँ से। अभिमान नम आंखों से शिवाय को देख रहा था और शिवाय वहां से चला गया। इतने में सब शिवांगी को अंदर लेकर आ गए। शिवांगी सोफे पर लेटी हुई थी और हीर उसके पैरों को रब कर रही थी, आर्या उसके माथे को। और तभी रूही बोली, अंडरस्को, इसे अंदर लेकर चलो, भीग गई है, मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। एम्टा एप 548 चैप्टर 549 अनिरुद्ध के बिना वो लड़की मार जाएगी। थोड़ी देर में अवनीत की गाड़ी मैंशन के अंदर आई। अभिमान वही गेट के पास ही खड़ा हुआ था। अवनीत की गाड़ी देखकर अभिमान को समझ आ गया कि शिवांगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अवनीत ने ध्यान भी नहीं दिया कि अभिमान गेट के पास ही खड़ा है और वो गाड़ी लेकर सीधा अंदर चला गया। अगले 10 मिनट में वो शिवांगी के कमरे में था और उसका चेकअप कर रहा था। और शिवांगी एक सिल्क के नाइट सूट में बासुद सी लेटी हुई थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवांगी को देख रही थी। अवनीत ने चेकअप करने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, चाचू कंडीशन खराब है। ये सुनकर शिवाय एकदम से चेयर पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने एक नज़र शिवाय को देखा और राजवीर को उसे संभालने का इशारा किया। राजवीर जाकर शिवाय के पास खड़ा हो गया और उसने उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडरस्को, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में अवनीत बोला, अंडरस्को, टेंशन लेने की बात है राजवीर भैया, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो 14-15 साल तक कैद में रही, उसके बाद वो उस कैद से आज़ाद हो गई। उसने पहले इंसान को देखा, वो था अनिरुद्ध, जिसने उसे दुनिया दिखाई। तो आप खुद ही बताइए कि वो उस इंसान के बिना कैसे रह सकती है। मुझे नहीं पता अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में किस बात की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त शिवांगी को अनिरुद्ध चाहिए, वरना होश में आना मुश्किल है। परिवार की औरतों की आंखों में आंसू आ गए। हीर ने अवनीत की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो दवाई होगी जिससे हमारी बच्ची ठीक हो जाए। अवनीत ने हीर की बाजू पकड़ी और उसे बेड पर बैठा दिया और खुद उसके पास पंजों के बल बैठता हुआ बोला, अंडरस्को, चाची, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, उसी के आंचल में उसे सिक्योरिटी महसूस होती है। शिवांगी भी ऐसी ही है। समझ लीजिए कि जब वो आज़ाद हुई तो उसका नया जन्म हुआ और उसने हर तरीके का प्यार अब अनिरुद्ध में ढूंढ लिया। अब वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती। आप खुद ही बताइए, क्या एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना रह सकता है? नहीं ना। शिवांगी की भी हालत ऐसी ही है, वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह पाएगी। कुछ भी करके अनिरुद्ध को बुलाए। शिवांगी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अनिरुद्ध की जरूरत है। अगर आप लोग उसे नहीं ला सकते तो मैं उसे लेकर आऊंगा, उसे आना ही पड़ेगा। गहरी सांस लेकर शिवाय ने कहा, अंडरस्को, तो जा लेकर आ। अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को, जा अवनीत लेकर आ, वो हमारे कहने से नहीं आएगा। तू नहीं जानता यहाँ क्या क्या हुआ है। प्लीज अवनीत, अगर वो तेरे कहने से आ सकता है तो उसे एक बार लेकर आ जाओ। मैं अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकता। अवनीत खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, मैं जाता हूँ भैया और उसे लेकर ही आऊंगा। वो ऐसे शिवांगी को नाजुक हालत में नहीं छोड़ सकता, उसे आना ही पड़ेगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, लेकिन वो नहीं आएगा। अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, अवनीत, कभी कभी हम जो सोचते हैं ना, वो होता नहीं है। ये मेरे ही कर्म है, मेरे बेटे की ही गलती है कि आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इतनी मुश्किल से ये लड़की हमें मिली और इसकी हालत देखो, मेरे उस नालायक बेटे ने क्या कर दी। अवनीत हीर के पास से खड़ा होकर शिवाय के पास आया और बोला, अंडरस्को भैया, मुझे इतना पता है, आप बहुत अच्छे हो। आपकी वजह से मैं डॉक्टर हूँ, आपकी वजह से मैं और मेरी बहन ने एक अच्छी जिंदगी जी है। भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। मैं लेकर आऊंगा अनिरुद्ध को। अवनीत ने पलटकर घर की औरतों की तरफ देखा। चारों ही हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, जैसे कहना चाहती हो, अंडरस्को, कि प्लीज अनिरुद्ध को ले आओ।
अवनीत वहां से उठकर चला गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आया, उसकी नजर अभिमान पर गई जो वहीं खड़ा हुआ था। अवनीत से रुका नहीं गया, वो गुस्से में गाड़ी से उतरा और सीधा अभिमान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने अभिमान के कॉलर पकड़े और दरवाजे से लगाता हुआ बोला, अंडस्को, हो गया तो खुश पड़ गया तेरे दिल को चैन मिल गई तसल्ली, वो लड़की मर जाएगी और अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो तू एड़ी से छोटी तक का जोर लगा लियो, रघुवंशी फैमिली तुझे माफ नहीं करेगी। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था। क्या बोलता अभिमान, बेशक इतना सब कुछ हो गया था लेकिन मेंटली प्रेशर तो उस पर भी था। दिमाग तो उसका भी खराब हो रहा था, उसका भी दिल टूटा था, वो भी परेशान था। लेकिन इन सब में अभिमान के दिल की हालत समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। वो अकेला ही अपनी इमोशन से लड़ रहा था। अगले ही पल अवनीत को अभिमान पर तरस आ गया। उसने अभिमान का कॉलर छोड़कर कहा, अंडस्को, अभिमान, कुछ करने से पहले सोच लेते हैं उसके परिणाम के बारे में। तू सोचता तो इतना गलत नहीं करता। अभिमान अभी कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। एक और आंसू उसकी आंखों से टपक गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मेंटली टॉर्चर नहीं झेला था जितना कुछ ही घंटे में झेल लिया था। फिर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचते हुए कहा, अंडस्को, अब यहाँ मत खड़ा रह, चल घर चल। लेकिन अब अभिमान अपनी बाजू झटकते हुए बोला, अंडस्को, मुझे घर नहीं जाना, जब तक शिवांगी ठीक नहीं होती मैं यही खड़ा रहूंगा। अवनीत ने गुस्से में कहा, अंडस्को, और तुझे लगता है वो ठीक होगी? इतनी मुश्किल से अनिरुद्ध ने दिन रात एक करके उसे पागल से ठीक कर दिया और तूने फिर से उसे वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो चली थी। समझता क्यों नहीं अभिमान, इतनी अकड़ ठीक नहीं जितनी तेरे अंदर है। अभिमान कुछ नहीं बोला। अवनीत ने भी अभिमान को समझाने की कोशिश नहीं की। परेशान तो अवनीत भी हो गया था। उसने देखा था अनिरुद्ध को मेहनत करते हुए, शिवांगी को एक एक चीज समझाते हुए। शायद कोई और होता तो अब तक शिवांगी का फायदा उठाकर शिवांगी को अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। लेकिन अनिरुद्ध, उसने तो शिवांगी को किसी गुड़िया की तरह अपने पास रखा। अवनीत अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और डैनी दोनों ही सड़क पर चले जा रहे थे। दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। अब तो उनकी आंखों में गुस्सा भी नहीं था। डैनी की आंखों में अपने 18 साल घूम रहे थे जो शिवाय की वजह से बर्बाद हो गए थे, और अनिरुद्ध, उसके मन में शिवांगी को लेकर हलचल हो रही थी। अनिरुद्ध का प्यार अभी गहरा नहीं था लेकिन फिक्र बहुत गहरी थी। वो अच्छे से जानता था कि शिवांगी उसके बिना नहीं रह पाएगी। तभी डैनी सड़क पर पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गया। अनिरुद्ध हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। उसके पापा की आंखें इस वक्त खाली थी, ना कोई इमोशंस, ना कोई गुस्सा, ना शिकायत और ना ही दुख था। अनिरुद्ध अपने पापा के पास बैठा और उसने अपना सिर डैनी के बाजू पर रख लिया। डैनी ने अपना एक हाथ उठाकर अनिरुद्ध के गाल पर रखा तो अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, पापा कुछ पूछूं तो बताओगे? डैनी ने धीमी आवाज में कहा, अंडस्को, आज कुछ मत पूछो बेटा, आज बताने की हालत में नहीं हूँ। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, लेकिन अगर आज नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाएंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध ने डैनी की आंखों में देखा तो डैनी ने पलकें झुका दी जैसे उसे पूछने की परमिशन दे दी हो। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, पापा 18 साल पहले क्या हुआ था? फ्लैशबैक। शिवाय अपने केबिन में काम कर रहा था और तभी केबिन का गेट खुला। सामने का नजारा देखकर शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। सामने कोई और नहीं, डैनी खड़ा हुआ था। शिवाय ने डैनी को देखा और दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडस्को, यार डैनी, तू तो ऐसा गया कि दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाए। डैनी ने भी अपनी बाहें फैलाकर शिवाय को गले लगाया और बोला, अंडस्को, मैं क्या करूं, वंदनाव को पहाड़ों की खूबसूरती इतनी भा गई कि वो वापस ही नहीं आना चाहती और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। सोच रहा हूं बेटा बड़ा हो गया तो क्यों ना उसका एडमिशन शिमला में ही करा दूं। शिवाय गुस्से में डैनी को देखकर बोला, अंडस्को, ठीक है, मैंने तुझे 4-5 साल से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि तू परमानेंट शिमला में ही रहने का जुगाड़ कर ले। चुपचाप से वंदना और बच्चों को लेकर यहाँ वापस आ जाओ। ये सुनकर डैनी पहले तो मुस्कुराया और फिर बोला, अंडस्को, देखता हूँ, अगर वंदना मान जाएगी तो परमानेंट राजस्थान आ जाऊंगा। खैर ये छोड़ो, मुझे याद कैसे किया?
शिवाय ने डैनी को चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्कोर, तू बैठ तो सही और ये बता क्या खाएगा या फिर दोनों छोटा सा पैक बनाकर पिए। डैनी बोला, अंडरस्कोर, नहीं सर, अभी वंशिका मैम से भी मिलना है और आप जानते हैं अपनी सास को, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ड्रिंक की है तो सारे बॉडीगार्ड के सामने मेरे कान पकड़कर खींच देगी। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, अच्छा ठीक है तो कुछ खा लेते हैं। इतना कहकर शिवाय ने फोन लिया और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्कोर, मेरे केबिन में 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स भेजो। डैनी शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्कोर, सर अब तो बता दीजिए बुलाया क्यों है। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, देख यार, तेरी लाइफ में वंदना बड़ी मुश्किल से आई है, अब मैं चाहता हूँ कि तू अपना परमानेंट कोई बिजनेस सेट कर ले, इसीलिए तेरे लिए एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ। डैनी हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, एहसान नहीं कर रहा, बस ये समझ ले कि तेरे लिए एक रेस्टोरेंट खोलकर दूंगा और तुझे उस रेस्टोरेंट को संभालना है, आधा प्रॉफिट तेरा आधा प्रॉफिट मेरा। डैनी शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्कोर, और इतनी मेहरबानी किस लिए है। शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर, मेहरबानी नहीं कर रहा, पापा ने ये सब करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर वो तुझे ऑफर देंगे तो शायद उनका ऑफर एक्सेप्ट ना करें, इसलिए मैंने तुझे ऑफर दिया है। डैनी हाथ बांधकर बोला, अंडरस्कोर, और इसलिए घुमा फिराकर ससुर दामाद मुझे फंसा रहे हो। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, तू हमारे परिवार से अलग नहीं है और हम तो अपने परिवार से जुड़े हर इंसान की इज्जत करते हैं, और वैसे भी मैं हाफ प्रॉफिट ले रहा हूँ ना, पूरा प्रॉफिट तुझे तो नहीं दे रहा, बस तुझे अपना रेस्टोरेंट संभालना है। डैनी अच्छे से जानता था कि शिवाय उसे बातों में फंसा कर अपनी बात मनवा ही लेगा और वैसे भी डैनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। डैनी बोला, अंडरस्कोर, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। शिवाय खुश हो गया और इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो उसमें से आवाज आई, अंडरस्कोर, सर आपकी मीटिंग थी रेस्टोरेंट के ओनर से, आपने मिस कर दी। शिवाय सांस लेकर बोला, अंडरस्कोर, हाँ यार मैंने मिस कर दी, खैर छोड़, रेस्टोरेंट जिसके नाम पर ले रहा हूँ मैं उसे ही भेज रहा हूँ, रेस्टोरेंट के ओनर से कहना कि डैनी से ही डील कर ले। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट किया और डैनी को देखकर कहा, अंडरस्कोर, तू जा, जो रेस्टोरेंट मैं तेरे लिए खरीद रहा हूँ उसके ओनर के साथ डील कर ले। डैनी खड़ा होकर बोला, अंडरस्कोर, ठीक है तो मैं डील करके आता हूँ, आकर बातें करते हैं। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर, रुक, डैनी कैसे जाएगा। डैनी बोला, अंडरस्कोर, कैब से चला जाऊंगा। शिवाय अपनी गाड़ी की चाबी डैनी की ओर उछालते हुए बोला, अंडरस्कोर, इसे पकड़ और आज इसी में चला जा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने गाड़ी की चाबी कैच कर ली और शिवाय की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोर, लेकिन ये तो आपकी फेवरेट कार है ना, इसे तो आप किसी को चलाने नहीं देते। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, मैं बड़ा हो गया हूँ यार, मैच्योर हो गया हूँ, फेवरेट कुछ नहीं होता, फेवरेट होते हैं इंसान और तू मेरा फेवरेट है, अब जा, ज्यादा लेट मत कर, शाम को बैठते हैं दोनों। डैनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गया, उसने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूर बैठा एक आदमी दूरबीन उसे देख रहा था, उसने दूरबीन हटाई और किसी को कॉल करते हुए कहा, अंडरस्कोर, राणा साहब शिवाय ऑफिस से निकल चुका है, आप चाहे तो गाड़ी को ब्लास्ट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्कोर, गाड़ी ब्लास्ट नहीं करवानी, बल्कि शिवाय को कैद करना है और उसे तड़पाना है और तब तक तड़पाना है जब तक वो मेरे सामने घुटने ना टेक दे। डैनी आराम से ड्राइव कर रहा था और तभी उसके सामने 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। डैनी ने कसकर आंखें बंद कर ली और खुद से बोला, अंडरस्कोर, अभी पीटने का मन नहीं है, लेकिन लगता है ये लोग बिना पीटे जाएंगे नहीं। डैनी बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। गाड़ी के बाहर 3-4 आदमी आए जिन्होंने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। चैप्टर 550, कुछ कड़वी यादें। उन लोगों को देखकर डैनी को ये तो पता चल गया कि वो लोग उस पर अटैक करने आए हैं या शायद शिवाय पर अटैक करने आए थे और उन्हें शिवाय की जगह डैनी मिल गया। लेकिन डैनी डर नहीं रहा था, उसे ऐसी सिचुएशन फेस करनी अच्छे से आती थी।
उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने मुंह पर लपेट लिया और फाइटिंग मोड में आ गया, लेकिन तभी उन आदमियों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज प्रेस की, जिस वजह से वहां सारी जगह धुआं धुआं हो गया। डैनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां बहुत सारा धुआं आ गया, जिस वजह से डैनी को खांसी आ गई। उसने जो रुमाल लगाया था उसका भी खास फर्क नहीं पड़ा। डैनी अपने दोनों हाथों से धुएं को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते डैनी झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, धुएं का असर उस पर हो चुका था। डैनी वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होते ही वो लोग डैनी के पास आ गए। उन्होंने डैनी को देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो शिवाय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां डैनी आ गया। उनमें से एक आदमी ने फोन निकाल कर कहा, सर ये शिवाय रघुवंशी नहीं है, शायद ये तो रजावत साहब का मैनन बॉडीगार्ड डैनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेवकूफो, इतनी मुश्किल से सॉलिड प्लान बनाया था और तुमने उसमें भी गड़बड़ कर दी। उस आदमी ने कहा, राणा साहब हमारी गलती नहीं है, ये गाड़ी तो शिवाय की ही है और हमें भी इन्फॉर्मेशन शिवाय की ही मिली थी। अब ये डैनी कहाँ से आ गया हम नहीं जानते। कुछ सोचकर रणविजय सिंह बोला, एक काम करो, इसे ही किडनैप कर लो, क्या पता ये हमारे कुछ काम आ जाए। उन आदमी ने जैसा रणविजय राणा ने कहा वैसे ही किया। डैनी को उठाया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर गड़बड़ हो गई, वो लोग आपको किडनैप करने आए थे और उन्होंने डैनी को कर लिया। ये सुनते ही शिवाय की पकड़ फोन पर कस गई, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में फोन सामने वाली दीवार पर फेंक कर कहा, रणविजय सिंह राणा, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शिवाय ने अपने ड्रॉर में से गन निकाली और अपनी बैग में फिक्स की और फिर सीधा ऑफिस से निकल गया। जब ऑफिस से निकल रहा था तभी उसके पीछे पीछे राजवीर भी अपनी गन लेकर चला गया और राजवीर के पीछे था दिव्यांश। उन्हें भी खबर मिल गई थी कि किडनैपिंग शिवाय की होनी थी, लेकिन डैनी फंस गया। तीनों ही डैनी को ढूंढने के लिए निकल गए। सीनियर रघुवंशी डैनी को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें डैनी कहीं नहीं मिला। एक दिन बीत गया लेकिन डैनी का कहीं अता पता नहीं था। सीनियर रघुवंशी घर भी नहीं गए, सड़क पर ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे और आखिरकार राजवीर ने गाड़ी एक बंद फैक्ट्री के बाहर रोकी और शिवाय को देखकर कहा, शिवाय, ये आखिरी जगह है जहां डैनी मिल सकता है, वरना कुछ कह नहीं सकते कि रणविजय ने डैनी का क्या किया होगा। शिवाय ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, राजवीर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया और चाचू कहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत नहीं करते तो भगवान भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करता, और अगर ये बात सच है तो डैनी को कुछ नहीं हुआ होगा, सही सलामत होगा। तीनों ही गाड़ी से बाहर आ गए। राजवीर और दिव्यांश दोनों जानते थे अगर डैनी नहीं मिला तो शिवाय टूट जाएगा। तीनों ही अपनी गन लेकर उस फैक्ट्री के अंदर गए। फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो डैनी एक चेयर से बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था और उसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। तीनों ही हरकत में आ गए और वहां एक के बाद एक गोलियां चलने लगी। थोड़ी देर में वो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे और सीनियर रघुवंशी डैनी के पास गए। उन्होंने डैनी को उस चेयर से आजाद कराया। डैनी होश में नहीं था। वो तीनों डैनी को लेकर वहां से चले गए और आखिरकार शिवाय ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। शिवाय की गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियां लग चुकी थी। शायद रणविजय को ये मौका आखिरी बार मिला था जब वो शिवाय को हरा सकता था, क्योंकि एक बार शिवाय के हत्थे रणविजय चढ़ जाता तो फिर बचता नहीं। तीनों ही डैनी को लेकर उस गाड़ी में थे। राजवीर गाड़ी स्पीड से भगा रहा था। इतने में डैनी को होश आया तो उसने खुद को शिवाय के पास देखा। डैनी मदहोशी की हालत में था। देखकर पता चल रहा था कि उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शंस दिए गए हैं। डैनी अपनी आधी खुली आंखों से शिवाय को देखकर बोला, सर, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी वंदना का ख्याल रखना। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, तुझे कुछ नहीं हुआ और मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगा। चुपचाप बैठा रह। जब मैं तुझे बचा सकता हूँ तो तुझे लगता है कि मैं तुझे कुछ होने दूंगा।
इतना कहकर शिवाय ने अपनी बंदूक निकाली और पीछे देखकर एक शूट किया। लेकिन न जाने क्यों डैनी को घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा। शायद या तो वो मर जाएगा या फिर उसे रणविजय सिंह राणा के आदमी फिर से कैद कर लेंगे। और कहीं ना कहीं डैनी का ये डर सही भी था। डैनी ने एक बार फिर कहा, सर मैं जानता हूँ आप मुझे बचा लेंगे, फिर भी मुझे एक वादा कीजिए, आप मेरे बच्चों को संभालेंगे, मेरी वंदना को संभाल लेंगे। डैनी ने एक नज़र फिर फ्रंट मिरर में देखा और दिव्यांश से बोला, सर। शिवाय सर रिएक्ट नहीं कर रहे। आप बताइए क्या आप मेरे बच्चों को संभाल लेंगे? इतने में शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ संभाल लूंगा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम वहां से बच गए हो। जैसे ही शिवाय ने ये कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा, डैनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी राजवीर की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो सीधा एक बड़े से पेड़ से जा लगी। राजवीर के सिर पर थोड़ी सी चोट थी, लेकिन फिलहाल उसने अपनी चोट पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बुरी तरीके से पेड़ पर लगी थी, जिस वजह से थोड़ी सी डैमेज भी हो गई थी। शिवाय बोला, राजवीर भागने से कोई फायदा नहीं, इनका सामना करते हैं। वही दिव्यांश ने शिवाय की पूरी बात सुनी भी नहीं और अपनी गन लोड करके बाहर निकला और देखते देखते वो जो 3-4 गाड़ियां उनकी गाड़ियों का पीछा कर रही थी, उन पर शूट करना शुरू कर दिया। शिवाय और दिव्यांश भी गाड़ी से उतरे और उन्होंने भी उन गाड़ियों पर शूट करना शुरू कर दिया। दिव्यांश और राजवीर के हाथ में तो गन थी, लेकिन शिवाय के हाथ में तो मशीन गन थी और बिना सोचे समझे बस शूट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल उन गाड़ियों के पास आ गया और उन गाड़ियों के अंदर जो ड्राइवर भी बैठे थे, शिवाय ने उन ड्राइवर को भी शूट कर दिया। करीब 20 मिनट बुलेट चलती रही। उस सुनसान सी सड़क पर पूरा शोर हो चुका था। उन गाड़ियों के शीशे टूट चुके थे, उनमें से खून भी आ रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि अंदर जितने आदमी बैठे थे, सीनियर रघुवंशी ने सबका सफाया कर दिया। आखिरकार तीनों ने एक राहत की सांस ली। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने पलटकर डैनी की गाड़ी की तरफ देखा। तीनों ही वापस से गाड़ी के पास आए, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी खोलकर देखा तो वहां डैनी नहीं था और डैनी को वहां न देखकर शिवाय के दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई। वो लोग डैनी को ले जा चुके थे। शिवाय घुटनों के बल बैठ गया। दिव्यांश बोला, फिक्र मत करो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दिव्यांश इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई गाड़ी नजर आ रही थी, न कोई दूसरा व्हीकल। समझ नहीं आ रहा था वो लोग डैनी को इतनी चतुराई से कैसे लेकर चले गए। फ्लैशबैक एंड। डैनी की आंखों में आंसू थे और अनिरुद्ध उसके आंसू तो रुक भी नहीं रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके पापा ने इतना सब कुछ झेला है, वो भी उस शिवाय की वजह से 18 साल तक रणविजय सिंह राणा की कैद में रहे। अगर उस दिन डैनी नहीं जाता तो शायद ये सब कुछ शिवाय पर बीतता और इसी बात का दुख शिवाय को था कि उसकी वजह से डैनी फंस गया। उसकी दुश्मनी की वजह से डैनी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका परिवार बिखर गया। डैनी आज टूट रहा था। एक बार उसे शिवाय ने संभाला था और आज अनिरुद्ध संभाल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पापा को देखकर कहा, फिक्र मत कीजिए पापा, आपको जितना परेशान होना था, जितना दुख झेलना था, आप दुख झेल चुके। अब दुख झेलने की बारी रघुवंशी फैमिली की है, अब टूटने की बारी रघुवंशी फैमिली की है। उनकी वजह से हमारा परिवार बिखर गया और वो लोग अपनी खुशियों को 20 साल तक सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन अब उस घर में कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं होगी। डैनी कुछ नहीं बोला। वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध अभी गुस्से में है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अनिरुद्ध का गुस्सा अब कभी शांत नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवाय स्टडी रूम में आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे भी कुछ याद आया। फ्लैशबैक। डैनी के चले जाने के बाद शिवाय कुछ दिन तक रघुवंशी मैंशन ही नहीं गया। डैनी को ही ढूंढता रहा, लेकिन उसे डैनी कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसे डैनी के कहे हुए शब्दों पर अमल करना था। शिवाय ने अपना सामान पैक किया और सीधा शिमला के लिए निकल गया। वो वंदना और बच्चों को लेकर मैंशन वापस आना चाहता था, लेकिन जब वो शिमला गया तो उसे वहां वंदना नहीं मिली और न ही डैनी के बच्चे। शिवाय तो पहले ही गिल्ट में जी रहा था, उसका गिल्ट थोड़ा और बढ़ गया।
शिवाय ने अपने सारे आदमी वंदना को ढूंढने के लिए लगा दिए और वापस से मेंशन आ गया। दूसरी तरफ जब कई दिन तक डैनी वापस नहीं आया तो वंदना को टेंशन होने लगी। उसने कई बार मेंशन में फोन किया, लेकिन वंदना की किस्मत खराब थी, एक बार भी किसी से बात नहीं हो पाई और इसीलिए वंदना अपने बच्चों को लेकर राजस्थान वापस आ गई। जब वो अपने बच्चों को लेकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी एक आदमी वहां आया और उसने वंदना को देखकर कहा, अंडस्को, आपका नाम वंदना है। वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। वो आदमी बोला, अंडस्को, चलिए मेरे साथ, आपको शिवाय रघुवंशी ने बुलाया है। ये सुनकर कि उन्हें शिवाय रघुवंशी ने बुलाया है, वंदना के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। उस वक्त उसके गोद में आराध्या थी और उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा हुआ था और अनिरुद्ध के पास एक बैग था। वंदना उस आदमी के साथ वहां से चली गई। वो आदमी वंदना को अपनी गाड़ी में बिठाकर बोला, अंडस्को, आप यहीं बैठिए बहन जी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपनी गाड़ी के बैक साइड में आया और किसी को फोन करके बोला, अंडस्को, सर डैनी की वाइफ मिल गई और उसका बच्चा भी। दूसरी तरफ से रणविजय की आवाज आई, अंडस्को, तो फिर मैंने जो कहा था वैसा ही करो, कुछ भी करके उन तीनों को शिवाय रघुवंशी मेंशन जाने मत देना। शिवाय को मैं बंदूक से नहीं मार पाया तो क्या हुआ, लेकिन गिल्ट से जरूर मार दूंगा। उस आदमी ने ओके कहकर फोन कट गया और गाड़ी में बैठ गया और वंदना को लेकर एक गंदी सी बस्ती में चला गया। उस बस्ती को देखकर वंदना को अपनी पुरानी बीती हुई जिंदगी याद आ गई। उसने उस आदमी को हैरानी से देखकर कहा, अंडस्को, शिवाय सर यहाँ थोड़ी रहते हैं, वो तो बड़े से घर में रहते हैं। वो आदमी बोला, अंडस्को, लेकिन शिवाय सर ने आपको यही रहने के लिए कहा है और कहा है कि आप लोग यही रहिए, वो कुछ दिनों में आपसे आकर मिलेंगे। वंदना तो मासूम थी, उस आदमी की बातों में आ गई और वैसे भी 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती। उसे लगा कि शायद शिवाय सच में उससे मिलने आएगा और वो उस बस्ती के छोटे से कमरे में अपने बच्चों को लेकर रहने लगी। कई दिन बीत गए, लेकिन वो आदमी नहीं आया और ना ही शिवाय वंदना से मिलने आया और इस बीच वंदना को एक फोन आया। वंदना फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, अंडस्को, शिवाय तुम्हारे पति को मार रहा है, सड़क के उस पार जाकर अपने पति को बचा लो, वरना वो तुम्हारे पति को मार देगा। ये सुनकर वंदना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसने अपने सोते हुए बच्चों को वहीं छोड़ा और भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली।